वेलकम इन एसएसटी क्लास। चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, मैंने आपके पार्ट 3 तक वीडियो बनाई थी और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो इससे पहले हमने कुछ फैक्टर्स की बात की थी कि जो हमारे प्रोडक्शन के नेसेसरी फैक्टर थे। तो हमने इसमें लैंड की बात की थी। देखिए बेटा, लैंड के बाद जो हमारा लेबर है वो इसका नेसेसरी नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमी के लिए, जिनकी ज़्यादा प्रोडक्शन में आवश्यकता होती है। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो फार्मिंग है उसकी फार्मिंग के अंदर हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है फार्मिंग करने के लिए। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो अपने परिवारों के साथ खेतों में काम करते हैं। तो इस तरह से वो श्रम की व्यवस्था, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि एक अरेंजमेंट ऑफ द लेबर वो खुद ही करते हैं। अपने खेतों में काम करने के लिए वो दूसरे श्रमिकों को भी किराए पर लेकर आते हैं, जिससे कि वो श्रम की व्यवस्था कर सकें और खेती को अच्छे से चला सकें। अब देखिएगा बेटा, जो खेतों में काम करने के लिए श्रमिक आते हैं, ये बाहर से मजदूर आते हैं, या तो वो लैंडलेस फैमिली से होते हैं, उनके पास भूमि नहीं होती। ऐसे परिवार होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते हैं, या फिर उनके पास में बहुत छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, छोटे छोटे प्लाट होते हैं, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। और जो खेतों में काम करने वाले लेबर्स होते हैं, जो भी उस प्लॉट पर फसल उगाई गई है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। इस तरह उनका अधिकार नहीं होता जैसे कि एक लैंडलॉर्ड का होता है, किसान का होता है, या भूमि के मालिक का होता है। तो वो तो मजदूर हैं बेचारे, वो श्रमिक हैं, उन्हें सिर्फ उनके काम के बदले में उनकी मजदूरी मिलती है, उनकी वेजेस दी जाती है, उनका कोई राइट उसके ऊपर नहीं होता जिसके लिए वो काम करते हैं। तो मजदूरी के रूप में या तो उन्हें अनाज दे दिया जाता है, या उन्हें बिल्कुल कैश दे दी जाती है, अनाज दे दिया जाता है, या फिर उन्हें एक फसल से दूसरी फसल के लिए या एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई करना, कटाई करना, इनके लिए अलग अलग एरिया से उन्हें मजदूरी दे दी जाती है। तो जो उनके काम करने के एक टाइम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। किसी को 6 घंटे, किसी को 7 घंटे, कोई सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। तो इसी बेस पर, उनकी मजदूरी के बेस पर उन्हें उनकी सैलरी नहीं कह सकते, उनकी वेजेस दी जाती है, जो उन्हें डे बाय डे दी जाती है। हर दिन के काम करने की सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है, दिन की दिहाड़ी। तो डाला जो है, डाला एक आदमी का नाम है। वो एक ऐसा किसान है जो पालमपुर का ही है और वो रोज़ की मजदूरी करता है और उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, वो भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब ये है कि उसके पास खुद की ज़मीन तो नहीं है, भूमिहीन है, तो उसे अपना गुजारा चलाने के लिए लगातार काम ढूंढना पड़ता है। और सरकार द्वारा जो खेतों में काम करने वाले श्रमिक हैं, सरकार ने जो रोज़ के काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, उनके लिए एक दिन का सबसे मिनिमम जो वेजेस है, दिहाड़ी, वो 60 रुपये फ़िक्स किया है। 60 रुपये सरकार ने वेजेस फ़िक्स की है। तो इसमें देखिएगा, अभी जो गवर्नमेंट का ये 60 रुपये जो है ये पुराना था, जो पुराना डाटा दिया हुआ है। अभी का जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। कब का है ये? मार्च 2017, यानी कि 2017 से पहले 60 रुपये एक दिन की मजदूरी हुआ करती थी खेतों में काम करने वाले मजदूर की। लेकिन अब 300 रुपये जो गवर्नमेंटल रेट फिक्स किया गया उनकी मजदूरी का, 300 रुपये पर डे है। लेकिन जो इसमें हम डाला की बात कर रहे हैं, डाला को इसमें केवल 160 रुपये, जो ज़मींदार है वो 160 रुपये देता है, 160 रुपीज़ देता है वो। तो देयर इज़ ए हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर लोगों के बीच में बहुत ही कठिन एक कंपैरिजन है, तुलना की जाती है, क्योंकि अगर कोई मज़दूर 160 रुपये नहीं लेता और वो गवर्नमेंट के बताए हुए रेट लेने की कोशिश करता है, तो ज़मींदार लोग उसे खेतों से हटा देते हैं, क्योंकि उसकी जगह 10 काम करने वाले खड़े हो जाते हैं। क्योंकि लोग काम करने के लिए बहुत मजबूर हैं, जिनके पास में जो गरीब हैं उनकी लाइन लगी होती है, तो उनको ज़मींदारों को मज़दूरों की कमी नहीं होती। तो इसलिए जो मज़दूर लोग हैं वो बेचारे मजबूरी में तैयार हो जाते हैं, कम वेजेस में भी। जो डाला है वो अपनी कंडीशन के बारे में रामकली से शिकायत करता है। ये रामकली है, ये भी खेतों में काम करने वाली एक दूसरी मज़दूर है। तो डाला और रामकली दोनों ही गाँव के बहुत ही गरीब लोगों में से एक हैं। अब देखिए, दोनों की बातें हो रखी हैं इसमें, डाला की और रामकली की।
वो इससे पहले वाले जो कार्टून्स है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें दिखाई हुई है। तो ये अब देखिए क्या बातें हैं। वो बोलता है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन हो गया है और जो बड़े किसान होते हैं वो बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वो भी बहुत कम दिन के लिए रखते हैं, मतलब बहुत कम टाइम के लिए हमें काम मिलता है। तो घनश्याम जो है वो एक बहुत बड़ा किसान है और उसने अभी अभी हार्वेस्टर ख़रीदा है। तो इसलिए बेटा वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा, ये बातें बोलती है रामकली कि हमें और भी कम काम मिलेगा, क्योंकि जो घनश्याम बड़ा किसान है अब उसने हार्वेस्टर ख़रीद लिया। जो मैनुअल वर्क होता था वो अब मशीनरी वर्क होगा। तो वो कहती है रामकली कि मैंने पूरे साल में केवल 5 महीने से भी कम टाइम के लिए काम किया था, कि पूरे साल मुझे काम नहीं मिला, मुझे पूरे साल में मुश्किल से 5 महीने काम मिला है, वो भी पूरे 5 महीने नहीं है, 5 महीने में भी कुछ दिन कम है। अब डाला बोलता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि जो खेतों में खरपतवार हो जाती है उसको साफ़ करने के लिए भी कुछ किसान जो होते हैं वो खरपतवार नाशकों का यूज़ कर लेते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो हमारे केमिकल ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा जो घास होती है उसको मार देते हैं, तो उनका यूज़ कर लेते हैं। पहले क्या था, मज़दूर लगा के जो फसल से अलग घास आती थी उस घास को उखड़वा दिया जाता था और खेतों की नलाई हो जाती थी। लेकिन अब खरपतवार साफ़ करने के लिए कीटनाशक आ गए हैं और बेटा हार्वेस्टर और थ्रेशर का यूज़ खेती में होने लगा है। तो अब ये बोलता है डाला कि भाई मुझे जो वहाँ का साहूकार है 2,000 रुपये देने हैं, और पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये मैंने उससे लिए थे। उस टाइम पर खेतों में तो काम नहीं था, तो मैं उसका कर्जा कैसे चुकाता, वो घर के खाने में ही खर्च हो गए। 2 वक्त के भोजन के लिए भी मैं बहुत ही मुश्किल से कमा पाता हूँ। तो रामकली बोलती है कि इस साल मुझे रायगंज में ईंट के जो भट्टे होते हैं उनके ऊपर काम की तलाश करनी पड़ेगी, जहाँ पर ईंट बनाई जाती है। और मेरी भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाला कर्ज था उसकी वजह से साहूकार ने मुझे आगे कर्ज देने के लिए मना कर दिया है। तो ये दोनों आपस में बेचारे बात करते रहते हैं। तो अब यहाँ से जो डिस्कशन शुरू होता है आपका, वो क्या है, वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर, कि डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। तो बेटा ये इसमें क्वेश्चन है कि क्यों गरीब हैं। तो इसका एक इसमें ये भी है कि जैसे उनकी पुअर कंडीशन है, वो आगे से आगे कर्ज उठाते रहते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग लग के वो कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि जब नेक्स्ट सीज़न में वो कर्जा चुकाने जाते हैं तो सारा पैसा तो इंटरेस्ट चुकाने में लग जाता है और उनका कर्ज उनके ऊपर फिर से बच जाता है, और जो कर्ज बच जाता है उसके ऊपर फिर से उनका इंटरेस्ट लग जाता है। तो आप देखिए नेक्स्ट है आपकी हेडिंग, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। इससे पहले आप सोचोगे कि एक पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया है, ये भी एक स्टोरी सी छोटा सा बताया हुआ है कि गोसाईपुर और मंझोली उत्तर बिहार के 2 गांव हैं, नॉर्थ बिहार के। दोनों गांव के अंदर 850 फैमिली में से 250 से ज़्यादा तो पुरुष हैं, जो पंजाब और हरियाणा के इलाकों में दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो गांव के लोग हैं उनमें जनसंख्या आधी रह गई है, वहाँ से चली गई है। अब यहाँ से बस इतना बता के आपसे पूछ लिया है कि भाई लोग वहाँ से माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, तो काम की तलाश के लिए कर जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या है। देखिए बेटा जो खेतों के लिए जो खेती करते हैं किसान, उनको पहले से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। छोटे किसान हैं, उन्हें अपनी खेतों में काम करने के लिए, फसल उगाने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है, बड़े किसानों से उधार लेना पड़ता है। और जो वो कर्ज लेते हैं उन ब्याज का जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट सॉरी उन ब्याज का रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें चुकाने के लिए बहुत मुश्किल होती है उन लोगों को। अब इसमें आपको एक स्टोरी बताई गई है सविता की कहानी। देखिए बेटा सविता है, बहुत छोटी सी किसान है, स्मॉल फार्मर है। 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने का सोचती है। उसमें उसे खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब उसको ये है कि कम से कम उसको 3,000 रुपये की ज़रूरत है। उसको लगता है कि मुझे बीज भी डालना है, पानी भी देना है और जुताई करवानी है, तो 3,000 रुपये की ज़रूरत है और उनके पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए जो उस गांव के जो बड़े किसान होते हैं तेजपाल सिंह,
उनसे वो कर्जा लेने का सोचती है, लेकिन उसको 24% की रेट पर 4 महीने के लिए कर्ज उसको मिल जाता है। वो साहूकार तैयार हो जाता है तेजपाल कि मैं आपको 4 महीने के लिए 24% पर कर्ज दे दूंगा। सविता को अब ये भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक मजदूर के रूप में वो काम करेगी 35 रुपये पर डे। तो अब देखिएगा सीज़न इसमें पहले 35 था, अब इसमें 100 दे दिया है। जो न्यू बुक आई है, जो ओल्ड बुक है बेटा, उनमें आपका 35 दिया हुआ है। तो देखिए सविता साहूकार से कर्ज लेती है, कर्ज रेट जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंट 24% पे दिया है। साथ साथ प्रॉमिस भी करना पड़ता है कि जब मौसम आएगा बारिश का, सॉरी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, खेतों में फसलों की कटाई का टाइम आएगा, तो वो उस किसान के बड़े ज़मींदार के खेत में जहाँ पर एक मज़दूर 300 रुपये मांगता है, तो ये वहाँ पर केवल 100 रुपये में उसके खेत में काम करेगी जब तक कि कर्ज नहीं चुका देती। तो बहुत जो उसकी वेज थी क्वाइट लो थी। तो सविता जानती है कि बहुत मुश्किल वर्क है इसको पूरा करना, तो बेटा फिर भी वो मजबूरी में हाँ कर देती है। अब देखिएगा जो तेजपाल है, अब उसे वहाँ पे काम तो करना ही होगा। अब जब कटाई होती है खेतों में तो बहुत बिजी टाइम हो जाता है एक मज़दूर का। सविता के 3 बच्चे थे, बच्चों की जिम्मेदारियाँ थी, घर के काम भी थे, तो इन सब में भी उसने वो शर्त मानने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि किसी छोटे किसान से उसे इंटरेस्ट ऑफ रेट पे उसे नहीं मिलेगा, कहीं पर भी कर्जा नहीं मिलेगा। तो ये सविता की कहानी थी। अब देखिए बेटा, ये स्टोरी आपको क्यों बताई गई है कि लोग पुअर क्यों रह जाते हैं। तो इतना इतना महंगा महंगा लेते हैं, पैसा वो उधार उठाते हैं, तो इसलिए वो पुअर रह जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स, जो मॉडर्न फार्मिंग, इससे पहले मैं आपको करा देती हूँ ये। लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। जो स्टोरी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिएगा बेटा अब तक की कहानी क्या थी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसको नहीं पढ़ाती हूँ मैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ दिया हुआ है सेल ऑफ। हाँ देखिएगा बेटा, स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे किसान है, यूजुअली मनी को बोरो करते हैं और कैपिटल को अरेंज करते हैं, मतलब कि पैसे को उधार लेते हैं और पैसे का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद वो लोन की जो रकम हो जाती है वो उनको डिस्ट्रेस करती है, उनके ऊपर बढ़ती चली जाती है, और जो उनका प्रोडक्शन उनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन लोन को पे करने में चला जाता है। स्मॉल फार्मर्स होते हैं क्योंकि वो ये चुका नहीं पाते। अब देखिए, दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर सिक्योर देयर इज़ ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, यहाँ पर वो दिया हुआ है आपको, एक मैन मेड है। तो अब देखिएगा नेचुरल रिसोर्स दिया हुआ है बेटा, नेचुरल रिसोर्स भी हैं हमारे, जिनकी वजह, जैसे नेचुरल रिसोर्स पे भी हम डिपेंड कर सकते हैं अगर हम कर्जा ना लें। नेचुरल रिसोर्स पर कैसे, कि अगर हमने पानी की ज़रूरत है तो हम ट्यूबवेल का पानी ना लेकर हम बारिश के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे फसल कम होगी, क्योंकि किसी सीज़न में अगर बारिश नहीं आती है तो फसलें ख़राब हो जाएंगी। नेक्स्ट है नंबर 7, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। देखिए बेटा, जब गेहूं की कटाई हो जाती है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो किसान क्या करते हैं, गेहूं का वो अपने परिवार के लिए कुछ गेहूं रख देते हैं और बाकी बचा हुआ गेहूं बेच देते हैं। लेकिन जो सविता और गोविंद जैसे छोटे किसान हैं, उनके पास तो बचा हुआ गेहूं बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास टोटल प्रोडक्शन बहुत कम है। तो वो ज़्यादातर गेहूं का भाग उनके परिवार की नीड को पूरा करने के लिए यूज़ हो जाता है। तो बेटा इस तरह से उनके ऊपर वो कर्जा वो चढ़ता जाता है। बाज़ार में जो व्यापारी होते हैं वो गेहूँ खरीद कर, क्योंकि व्यापारी जो होते हैं किसानों से बहुत कम दामों पर गेहूँ खरीद लेते हैं और बाज़ारों में डबल रेट में बेच देते हैं। तो बेटा जो अभी जो बड़े किसान तेजपाल सिंह की हमने बात की थी, 350 क्विंटल यानी कि 350 क्विंटल जो गेहूँ है उसे प्राप्त होता है और वो रायगंज के बाहर जाकर बेच देता है, वो अच्छी कमाई करता है। तो क्या करता है तेजपाल सिंह इस कमाई का, तो लास्ट ईयर तो उसने अपना जो पैसा था वो बैंक खाते में जमा कर दिया था,
और वही पैसा वो लोगों को, मज़दूरों को कर्ज देने पर यूज़ करता है और उनसे जो इंटरेस्ट लेता है उस इंटरेस्ट को भी आगे ब्याज पे, उस ब्याज पर उठा देता है। तो इससे वो बहुत पैसा कमाता है। उसने ट्रैक्टर ख़रीद लिया और दूसरे ट्रैक्टर ख़रीद लिए, पूंजी को उसमें ग्रोथ बढ़ाता जाता है, अपनी कैपिटल में ग्रोथ करता जाता है। तो तेजपाल सिंह की तरह जो मझोले किसान होते हैं वो भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, ये तो स्टोरी हमने पढ़ी है कि लोग पुअर क्यों होते जाते हैं। सविता की स्टोरी बताई है, इसमें एक ज़मींदार की स्टोरी बताई है। तो बेटा ऐसा होता है। देखिए पालमपुर में जो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, नॉन फार्मिंग जिसमें खेती नहीं होती लेकिन पालमपुर में वो काम होता है, जैसे कि डायरी, दूध की डेयरी होती है, एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है। लोग तरह तरह की भैंसें पालते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की उन्हें भैंसें पालते हैं, उनको घास खिलाते हैं और दूध उनका बेचने जाते हैं। और दूध के रेट इतने हाई होते हैं, गांव वाले लोग शहरों में बेचते हैं और शहर वाले लोग उसे और हाई रेट में बेचते हैं। तो दूध, इतना दूध का प्रोडक्शन होता है क्योंकि पनीर में, दही में, लस्सी में, दूध में, मक्खन में, सब जगह दूध यूज़ होता है। तो बेटा उस तरह से ना वो उसका प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं। तो एक नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटी है वो आपका डायरी हो गया। नंबर नेक्स्ट है जो दूध की डायरीज होती हैं, ये हो गया है। नंबर नेक्स्ट है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, सॉरी हमने बैक कर दिया इसको। नंबर 2 पे देखिए लेट्स डिस्कस आ गया है। अब डिस्कस में देखिएगा क्या है कि जो हमारे तीनों किसान के गेहूं के 3 सालों के प्रोडक्शन की तुलना करनी है। तीनों किसान मतलब एक तो कौन, जो लैंडलेस होते हैं, जो दूसरों के यहाँ कमाते हैं, जिनके पास छोटे प्लॉट होते हैं, एक वो जो बड़े ज़मींदार होते हैं और एक वो जो आगे बेचते हैं। तो बेटा आप देखिए, अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं नीचे। फार्मर 1 प्रोडक्शन कंजप्शन सरप्लस प्रोडक्शन कंजप्शन। फार्मर 1 जो दिया हुआ है, फार्मर 1 का क्या काम है। पहला किसान है, 3 किसानों का टेबल आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में आप देख लेना। पहला किसान है, उसका जो प्रोडक्शन है पहले किसान का, वो प्रोडक्शन उसका कितना हो रहा है, फर्स्ट का ही देखिएगा स्क्रीन पर भी, उसका 100 से लेकर 120 तक का उसका प्रोडक्शन शो किया हुआ है इसमें। दूसरा है उसका 80% पर है और जो तीसरा है बेटा वो 60 पर है। 80 हो गया, 40 हो गया, 60। अब इसमें थर्ड का देखिएगा, थर्ड का 60 दिया है ऊपर की साइड में। मतलब जो पहला किसान है उसका प्रोडक्शन पहले साल में 100 और दूसरे में 120। जो दूसरा किसान है पहले साल में 80 है, दूसरे में आपको ब्लैंक दिया हो उतना ही 80 ही है। तीसरे में 60 है तो दूसरे साल में 40 है थर्ड का। तो ये प्रोडक्शन तीनों का दिया हुआ है कि भाई जो पहले सबसे बड़ा किसान, फिर मिडिल, फिर बिल्कुल लो, तो इनका तीनों का इन्होंने दिया हुआ है कि कंपेयर करना है आपस में कि वो कितनी फसल उगा पाते हैं, कितना प्रॉफिट ले पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ाती हूँ मैं इसमें मिश्री लाल की स्टोरी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ मिश्री लाल। देखिए बेटा, जो मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर कैन। जो मिश्री लाल है वो गन्ना पेरने वाली एक मशीन है उसके पास में। कैसी है, जो गन्ने को क्रश करता है, तोड़ देता है, यानी कि गन्ने का जूस निकालता है। वो बिजली से चलती है, उसने उसे अपने खेत में लगाया हुआ है और बैलों की मदद से वो गन्ना के पेरने का काम करता है। अब लोग इसे मशीनों से करते हैं। पहले बैल चलाए जाते थे, बैल घूमते थे, जैसे आपने सुना होगा कि कोल्लू चलते थे, कोल्लू के बैल बोलते हैं ना, तो कोल्लू चलते हैं। ऐसे ही गन्ने को मशीन में दे दिया जाता है और अब वो बिजली से चलती है या इंजन से चल जाता है वो तेल डाल के। तो बेटा मिश्री लाल भी दूसरे किसानों से गन्ना खरीदता है, गुड़ बनाता है, गुड़ को फिर शाहपुर वहाँ पर एरिया है वहाँ के व्यापारियों को बेच देता है, तो इससे उसको थोड़ा सा लाभ मिल जाता है। अब करीम की कहानी इन्होंने दिखाई है। नेक्स्ट करीम की जो कहानी है, लेट्स डिस्कस, हम छोड़ देते हैं इसमें। करीम की कहानी भी दिखाई है। इससे करीम की कहानी से पहले हम द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर पढ़ लेते हैं। पालमपुर के अंदर ज़्यादातर लोग बेटा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं करते, मतलब सामान को बेचते हैं, सामान के बदले सामान नहीं खरीदते कि एक सामान बेच दिया उसके बदले में दूसरा सामान ले लिया, नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दुकानदारी करते हैं।
उसके बदले पैसे लेते हैं और थोक के बाज़ारों से चीज़ें खरीद के लाते हैं और गाँव में आके बेचते हैं। आपने गाँव में देखा होगा छोटे छोटे स्टोर होते हैं जहाँ पर चावल, चाय, तेल, बिस्किट इत्यादि सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने की चीज़ें भी मिलती हैं। अब देखिए करीम की कहानी मैं आपको बता रही थी। नेक्स्ट जो करीम है, करीम ने गांव के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर ओपन किया है और वहां पर शाहपुर शहर के अंदर जो स्टूडेंट है शाहपुर शहर में पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, जब उन्होंने देखा कि करीम ने देखा कि गांव के कई बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए, तो गांव में दो औरतों के पास एप्लीकेशन मतलब डिग्री थी कंप्यूटर की, दो औरतों के पास, तो उसने उन्हें काम पर लगा लिया और कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। तो घर में बाज़ार की तरफ जब उसने घर में खोला, बाज़ार की तरफ दरवाज़ा किया, तो लोगों को पता चला और बच्चे वहाँ पर आए, आना शुरू कर दिया और उससे उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होने लगा। तो फिर ऐसे ही इसमें आगे आपको किशोर की कहानी दिखाई गई है। ट्रांसपोर्ट के बारे में भी दिया गया है कि भाई हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो एक फास्ट डेवलपमेंट साबित हुआ है। ट्रांसपोर्ट की वजह से जैसे रिक्शा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर, तांगे वाले ड्राइवर्स हमारे, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है गांव के एरिया में। किशोर की स्टोरी दी हुई है। किशोर भी एक खेती करने वाला मजदूर है बेटा, एक फार्म लेबरर्स है दूसरे लेबरर की तरह, और अपनी मजदूरी से घर परिवार की ज़रूरतों को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है। उसने बैंक से कर्ज लिया था और उसके जो भूमिहीन निर्धन परिवार जो होते हैं, बैंक उन्हें सस्ते कर्ज देता है। तो किशोर ने क्या किया, उस पैसे को लोन लिया सस्ते दामों पर, सस्ते रेट पर, और एक भैंस खरीद ली। अब वो भैंस का दूध बेचता है और दूध बेच बेच कर उसने एक भैंस गाड़ी भी बना ली है, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी बोलते हैं जिसको, और कई तरह से सामान लेके आता जाता है उसमें, और वो कुम्हार के लिए मिट्टी भी लेके आता है, इससे उसको थोड़ा बहुत गुड़ भी बेचने जाता है। बहुत सारे सामान को वो गांव से शहर तक पहुंचाता है उस गाड़ी में, तो उसको कमाने लगा है। तो यहाँ आपके चैप्टर की स्टोरी होती है कंप्लीट। तो बच्चों ये आपकी समरी भी नीचे दी हुई है जो हमने चैप्टर पढ़ा है। आपका चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आती हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बच्चे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना अगर आपको कोई गलती लगी है तो। ओके जी, बाय, धन्यवाद।